हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वस्थ हो? मस्त हो? अपने लक्ष्य पे अडिग हो और आपने जो शेड्यूल बना रखा है उसको फॉलो कर रहे हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। इंफॉर्मेशन ये है बच्चों कि जून आरपीसी जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला है। उस एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे हुए हो और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे हो। लेकिन आप लोगों के लिए जानकारी क्या है? जूनियर अकाउंटेंट में लेखांकन, सेकंड पेपर का फर्स्ट सब्जेक्ट लेखांकन, फर्स्ट पेपर का अंग्रेजी और फर्स्ट पेपर का कंप्यूटर, ये तीन सब्जेक्ट हम आपको फ्री में देने वाले हैं। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है, 100% ये हम आपको फ्री में देने वाले हैं। चलो सर, अच्छी बात है। फ्री में हम आपको कोर्स देंगे, फ्री में हम आपको रिवीजन देंगे, फ्री में हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, फ्री में हम आपको टेस्ट सीरीज लॉन्च करके देंगे। कोर्स जो फ्री में कहाँ मिलेगा? टीच लाइन हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पर तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जो बिल्कुल फ्री होगी। ये आपको डाउनलोड करना होगा, मोबाइल एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी। कोर्स जो है पूरा का पूरा आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, टीच लाइन की हमारे ऑफिशियल चैनल पे आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री में मिलेगा, जिससे हम तीनों में हमारे फैकल्टी देवेंद्र कुमार शर्मा जो जयपुर से है, वो मैम सालू साकला जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो आपको फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। जानकारी के लिए बता दूं, संपूर्ण कोर्स, रिवीजन, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ फ्री है। अब आपका ध्यान मैं इधर लेके जाना चाहता हूं, थोड़ा इधर नोट कर लीजिए। गारंटेड लाइव रिवीजन अप टू एग्जाम, मतलब कि एग्जाम की डेट तक हम आपको रिवीजन कराएंगे। सर अब ये एग्जाम की डेट जो फिक्स हो रखी है वहां तक, फ्यूचर की डेट भी अगर हो गई, ये कैंसिल हो गई, भगवान करे नहीं हो जाए, अगर फ्यूचर की कोई नई डेट आए तो उस डेट तक हम आपको रिवीजन करवाएंगे। ये वैकेंसी काफ़ी लेंथी होती जा रही है अफवाहों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से, क्या पता डेट आगे बढ़ जाए, तो उस डेट तक हम रिवीजन कराएंगे ताकि आपका फ्लो बना रहे, है ना? ठीक है, अब देखते हैं, हम आपको थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं। ये है देवेंद्र कुमार शर्मा, जिसको हम देवा पंडित नाम से जानते हैं, बुलाते हैं। इंग्लिश के टीचर हैं। इनकी जर्नी बहुत ही लंबी है एजुकेशन में, 15-16 सालों का इनका एक्सपीरियंस है एकेडमिक में, कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर है ये। इन्होंने लिटरेचर भी पढ़ाया है इंग्लिश का, कंपटीशन के भी काफ़ी बैच निकाले हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के। लंबा अनुभव है इनको, इनकी हम सेवाएं लेंगे और इनका अनुभव से हम लाभ उठाएंगे। और बड़ी मेहनतों और रिक्वेस्ट के बाद ये जयपुर से हमारे पास आए हैं। भाई साहब, मेरा जी जानता है इनको लाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। ठीक है, ये सर आपको बहुत अच्छी सेवाएं देंगे। इनसे आप अगर इंग्लिश पढ़ लोगे ना, 100% इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, गारंटी से एमसीक्यू 100% अच्छे सॉल्व होंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, मैम है हमारे सालू सागला, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। ये आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे मैम हैं। इनकी एक और स्पेशलिटी बता दूं मैं आपको, इनकी अगर आप जब पढ़ोगे इनसे, इनके नोट्स जब देखोगे ना, तो आपको बाईलैंग्वेज मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी मिलेंगे। हाँ, तो कि इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं, हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं। मैम को पढ़ाने का अच्छा खासा अनुभव है, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, मैम को पढ़ाने का शौक भी बहुत है और बहुत ही मेहनती है। ये बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर आपको लग रहा है भी इनके कुछ डेमो देखने हो, तो हमारे ऑफिशियल टीच लाइन यूट्यूब चैनल पे इनके बीसीए के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के, कंप्यूटर के कुछ वीडियो पड़े, उनको आप जाके देख सकते हो, है ना? आपको लग जाएगा भाई वास्तव में कैसा पढ़ाते हैं। देवा सर के भी वहां मिल लेंगे, आपको सब कुछ मिलेंगे। अब ये हम सब आपको फ्री देने वाले हैं। भाई साहब, यूट्यूब पे बहुत फ्री कंटेंट पड़ा है, सब कुछ फ्री पड़ा है, पढ़ने वाले की कमी है, काफ़ी मटेरियल पड़ा है, तो आप हमसे ही क्यों पढ़ेंगे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब आप सोचोगे यार ये बंदा फ्री पढ़ा रहा है, वादे बड़े बड़े कर रहा है, कोर्स दूंगा, रिवीजन दूंगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट दूंगा, टेस्ट सीरीज दूंगा, तो ये क्या ही कंटेंट देगा यार हमको? हमारा टाइम देने की बजाय टाइम लेगा तो टाइम खराब करेगा। ये आप सोच रहे हो वो गलत है। हमारे यहाँ देखो, ये तीन सब्जेक्ट लेने का एक कारण है। सबसे पहला कारण नंबर वन कि यह है कि भाई इंग्लिश सब्जेक्ट सबका पुअर होता है लगभग, जहां तक मैं मानता हूं। बाकी का होगा नहीं हो, मारवाड़ियों का तो 100% पुअर रहता है, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है इंग्लिश। फर्स्ट। सेकंड, कंप्यूटर एक ऐसा सिलेबस है जो सभी एग्जामों में नहीं पूछा जाता।
तो काफ़ी बच्चों ने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं कभी, तैयारी की नहीं डीप एंड डार्क में, भाई उसके एमसीक्यू हिट नहीं कर पाएगा। तो एक कंप्यूटर हो गया, एक इंग्लिश हो गई। सेकंड, जो सेकंड पेपर है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, 7 की और लॉ के कुछ टॉपिक है ना? तो उनमें से सबसे वो तो सब थ्योरी के हैं। थ्योरी के क्वेश्चन तो आप रट के समझ के कर सकते हो। अकाउंटिंग सब्जेक्ट एक ऐसा है भाई, ये लेखांकन ऐसा है, इसके प्रैक्टिकल्स की थ्योरी पूछी जाती है, यहाँ पे बच्चे नहीं कर पाएंगे। रट के भाई कुछ नहीं किया जा सकता है अकाउंट में, अकाउंट को समझ के ही किया जा सकता है, अकाउंट को सीख के ही उसके एमसीक्यू हिट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये 3 सब्जेक्ट उठाए, और उठाने का कारण क्या रहा, ये आपको बता दूं, हम इनको फ्री क्यों दे रहे हैं। काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सर कॉल करते हैं, सर जूनियर अकाउंटेंट के लिए कुछ हेल्प कर दीजिए हमें। पुराने स्टूडेंट है, सर हमने 12th में पढ़ाई की, 12th बीकॉम भी किया, एमकॉम भी किया, यहाँ से यहाँ तक की हमारी जो जर्नी रही है कंप्लीट सब्जेक्टिव रही है। सर अब ये जो एग्ज़ाम है उसमें एमसीक्यूज चाहिए, और हमारी 100% अप्रोच नहीं आ रही, 60% तक भी नहीं जा रहे हैं, 40 और 50 के बीच में झूल रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर ली, एमसीक्यू हिट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नए एमसीक्यू देखते हैं, दिमाग हिल जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरे कुछ फ्रेंड से फ़ोन आते हैं, कुछ फैमिली से फ़ोन आते हैं, सर जूनियर अकाउंटेंट का एक एग्ज़ाम आ रहा है, बड़ी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, सर कुछ हेल्प कर दीजिए, है ना? कि भाई सर कम से कम कुछ गाइडेंस ही कर दीजिए। तो हमने सोचा यार, एक 15 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सीपी गहलोत, अब आप सुनिए, मैं सीपी गहलोत एसके गौरव इंस्टीट्यूट जोधपुर में पिछले 2009 से 15 सालों से मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। तो भाई मेरे भी स्टूडेंट काफ़ी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। कुछ बच्चों को लेकर एक ऑफलाइन स्टूडियो, ऑफलाइन में पढ़ाएं, इससे बेटर है भाई बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं और वो सब यूट्यूब पे डाल दें, सबका भला हो जाए। कुछ मेरे 9% स्टूडेंट का भला हो जाए, उनके साथ साथ आप लोगों का भी भला हो जाए, वो भी दिल से, ईमानदारी से। गारंटेड मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, 100% आपकी हेल्प होगी। हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं। ये वैकेंसी 2013 में एक बार आई थी, इसके एग्ज़ाम 2015 में हुए हैं, उसके बाद वापस 2023 में आई है। तो कितने साल हो गए देख लो बेटा, 23 में भी होगी नहीं, ये 24 में होगी। तो 5 6 7 साल 8 साल में ये वैकेंसी आई है। ये तो अब इस वैकेंसी के लिए काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे भाई, तो इसके लिए आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए सब्जेक्ट्स में, काफ़ी अच्छा तगड़ा कंपटीशन है इस चीज़ के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, मेरा जो 15 साल का अनुभव और एक्सपीरियंस है, उस चीज़ों से आपको पढ़ाऊँ। अब देखा जाए ना, तो जूनियर अकाउंटेंट का मैंने सिलेबस देखा है, आपको अभी बताऊंगा भी। उसका मैंने जो रिजल्ट देखा भाई, 11th और 12th के कुछ टॉपिक्स है, कुछ ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक्स है, और 11th और 12th लेवल के टॉपिक भी है, तो उनकी भी डीप अच्छी से पूछी जाएगी, डिटेल पूछी जाएगी। जैसे कंप्यूटर अनुदेश का एक एग्जाम हुआ था, आपको लोगों को पता है, उस एग्जाम में क्या हुआ, सिलेबस तो था, उस सिलेबस की डीप इतनी गहरी कर दी उन्होंने, क्वेश्चंस लेवल इतने हैवी थे भाई, बच्चों को पता ही नहीं चला भाई सर ये पूछा क्या जा रहा है। बड़े बड़े कंप्यूटर बनाने वाले हैं, बी टेक एम टेक के बंदों की हवा निकल गई वहाँ। तो ऐसा आपके साथ कॉमर्स में नहीं हो, अकाउंट्स में नहीं हो, गारंटी से कहता हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो कॉमर्स का स्टूडेंट पढ़ समझ के नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सोचूंगा कि मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठा है वो आर्ट्स का है, साइंस का है, और मैं उस स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जो कॉमर्स में जीरो है, जिसको कॉमर्स का सी नहीं आता, अकाउंट्स का ए नहीं आता, है ना? तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको बेसिक फंडामेंटल से इतना बिल्ड कर दूंगा, 75 आउट ऑफ 75 दिलाने की कोशिश करूंगा। फिर आप लोगों की मेहनत है, अभी आप मेरे साथ कितनी मेहनत करते हो, ज़्यादा नहीं, 10 घंटे का मेरा अकाउंटिंग वर्कशॉप होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 घंटे का अकाउंटिंग वर्कशॉप होगा, और 60 घंटे का मेरा कोर्स होगा। 10 और 60 70 घंटे में मैं आपको ये कोर्स फिनिश कर दूंगा विद एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ। उसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी होंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस भी होंगे। पहले हम प्रैक्टिकल्स पार्ट उठाएंगे, प्रैक्टिकल पार्ट्स अगर आपका स्ट्रांग हो गया, थ्योरी आप आसानी से करो। हर टॉपिक की थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी होती है, ज़्यादा मैथ इसकी कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं होती। अकाउंट्स ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स ही होती है, प्रैक्टिकल की थ्योरी बनती है। तो आप मेरे साथ जुड़िए, गारंटी से कहता हूँ आप लोगों का भला होगा, 100% भला होगा। और हम आए हैं तो आपकी दिल से हेल्प करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, अब थोड़ा मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊं। देखो जो मैंने सिलेबस के बारे में स्टडी की है, ठीक है, ये आपका है सिलेबस, जिसमें देखो बेटा, अकाउंटिंग फर्स्ट टॉपिक है, मीनिंग, नेचर, फंक्शन, यूजफुलनेस, टाइप ऑफ अकाउंटिंग, ये सारा थ्योरी है। क्या है बेटा, थ्योरी के टॉपिक है, और बिल्कुल
मीनिंग पूछी है अकाउंटिंग की, नेचर, फंक्शंस एंड यूजफुलनेस, मतलब थोड़ी है, टाइप ऑफ अकाउंट्स वगैरह सब थोड़ी है। अब आ रहे हैं अपन अकाउंटिंग इक्वेशन, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, अच्छा खासा टॉपिक है। 2015 के जूनियर अकाउंटेंट में एक क्वेश्चन आया था, वो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, है ना। आरपीसी ने जो कराया था ना, इसमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन था, वो आपको कराऊंगा। जनरली एक्सेप्ट एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, अकाउंट के कुछ सिद्धांत पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन मतलब अवधारणाएं, परिपाटी जिसको बोल सकते हो, अवधारणाएं पूछी जाएगी। ये सब थोड़ी है बेटा, मतलब अवधारणाएं कुछ ऐसी है, ये अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा थोड़ी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। इसके भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसका भी एक दो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिकल है। इसके बाद आते हैं भैया अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, लेजर, लीडिंग, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। ये भी आपके 11th-12th का ही सिलेबस है और ये आपके प्रैक्टिकल है। स्टार्ट ही सेकंड टॉपिक से आपका प्रैक्टिकल अच्छा खासा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है भाई। अब रहा भाई फाइनल अकाउंट, लोग कहते हैं ग्रेजुएशन लेवल का है, नहीं मानता मैं इसको ग्रेजुएशन लेवल का। फाइनल अकाउंट 12th लेवल का मानता हूं। माना भाई फाइनल अकाउंट अगर कंपनी के होते, फाइनल अकाउंट किसके होते हैं, कंपनी के होते, और एएस को फॉलो करते हुए होते, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए होते। अब मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, जूनियर अकाउंटेंट में आर्ट्स और साइंस को पढ़ा रहा हूँ। कॉमर्स के बच्चे फिर भी एएस वगैरह में समझते हैं। मैं आपको अभी कॉमर्स की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं लेके जाना चाहता कि सर ये क्या है, कंपनी का फाइनल अकाउंट क्या है, इसमें क्या फर्क डिफरेंस है, ऐसा मैं आपको नहीं लेके जाना चाहता। अगर ये होता ना, अभी टेबल शेड्यूल, फॉर टेबल शेड्यूल, ऐसे खूब सारे कॉमर्स के वर्ड आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि भाई तो आपको जाना ही नहीं है। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट है, 12th लेवल का ही है। हाँ ये टॉपिक ऐसा है, इसकी डेप्थ इतनी गहरी हो सकती है भी, घुमाया जा सकता है बच्चों को, है ना, वो है। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके 12th लेवल का है। 12th में अभी तो शायद एनसीईआरटी में 11th में है ना। तो 11th का बैंक रिकंसिलिएशन है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनने वाला 11th का ही टॉपिक है, ज़्यादा ग्रेजुएशन लेवल का ऐसा कुछ नहीं है। कितना भी घुमा दे, कितना भी डीप जाए, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर रेक्टिफिकेशन एरर, अगर आपने कुछ जर्नल में करने में, ट्रायल बैलेंस बनाने में, फाइनल अकाउंट बनाने में कुछ गलतियां कर दी हो, यहाँ से यहाँ तक अगर आपने कोई गलतियां कर दी हो तो उनको सुधारा कैसे जाता है, उसका टॉपिक है। तो ये भी कोई ज़्यादा ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है। फर्स्ट टू फाइनल फोर टॉपिक आपके 11th to 12th ग्रेजुएशन लेवल के नहीं है भाई, ये आपके फंडामेंटल लेवल के हैं। हाँ नो डाउट थोड़ा क्वेश्चन लेवल ग्रेजुएशन लेवल के मांग रहे हैं, तो भाई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है तो थोड़ी इनकी डेप्थ अच्छी हो सकती है क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड हो सकता है, नो डाउट। अकाउंट इक्वेशन का लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखा जाए तो सिंपल ही था, इतना डीप नहीं था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन टॉपिक नंबर 5 से लेकर टॉपिक नंबर 9 तक आपके जो है इसको ग्रेजुएशन लेवल का मान सकते हैं, क्योंकि जो भी ये सारे टॉपिक है ना, फर्स्ट ईयर में भी है, 12th में भी है, सेकंड ईयर में भी है, मतलब यूँ कॉलेज में कि किसी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में होगा, किसी यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में होगा, किसी यूनिवर्सिटी के फाइनल में होगा, और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में तो ये भाई साहब, ये जो स्टार से 4 टॉपिक है ना, ये कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में है। तो अगर जिस बंदे ने या जिस टीचर ने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जैसे वर्ड MOU का देखा होगा किसी ने सिलेबस, तो इनके भी कॉम फर्स्ट ईयर में मिलेगा। तो वो लोग बोलेंगे सर ये तो मतलब ग्रेजुएशन लेवल का है। अरे भाई ग्रेजुएशन लेवल का नहीं है, ये एनसीईआरटी के 12th लेवल का है। हाँ बाद में आते हैं वापस टॉपिक पे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते अपन, थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं। जैसे अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ये टॉपिक ऐसा है, इसमें खूब सारे मेथड है, प्रोविजन बेस्ड अकाउंटिंग है, डिस्पोजल ऑफ अकाउंट तक अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो फाइनल लेवल का बन जाता है। अगर मेथड तक पूछा जाए तो 12th लेवल का बन जाता है। इसमें दे दिया प्रोविजन डेप्रिसिएशन, प्रोविजन भी दे दिया, मेथड दे दिया, है ना, प्रोविजन वर्ड तक आ गए, डिस्पोजल ऑफ अकाउंट्स तक अगर आ गया, है ना, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स तक आ गया, थोड़ा डीप बढ़ा दी ना तो ही ग्रेजुएशन लेवल का बन जाता है, नो डाउट। तो मैं डेप्रिसिएशन को ग्रेजुएशन लेवल का मानता हूँ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, ये टॉपिक जो ऐसा है 12th लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का है। इसकी डेप्थ बहुत शानदार बढ़ाई जा सकती है, सी इंटर में भी पूछा जाता था पहले और ओल्ड सिलेबस में, क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत बढ़ाई जा सकती है भाई। ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो लेवल बढ़ाए जा सकते हैं इनके, इनको बड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इनकी डेप्थ बढ़ाई जा सकती है। तो ये भी ये मैं अपन ग्रेजुएशन लेवल का मान सकते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम,
ये जैसे डेप्रिसिएशन जो अपने जेएनयू के बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट जेएनयू के बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, सिंगल एंट्री सिस्टम जो आपकी जेएनयू के फर्स्ट ईयर में है। ये टॉपिक सिंगल एंट्री सिस्टम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी डेप्थ बहुत बढ़ाई जा सकती है। टीचरों को भी घुमाया जा सकता है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस दे है ना, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट दे लैंग्वेज में तो टीचर भी घूम जाए, फर्स्ट टाइम में तो वो भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 100% फर्स्ट टाइम में तो वो भी आंसर नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसे डेप्थ अगर इनके अंदर डाली जा सकती है तो अपन मानेंगे भाई इसको ग्रेजुएशन लेवल का है। पार्टनरशिप 12th में भी आती है, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में भी आती है। तो पार्टनरशिप एक ऐसे टॉपिक है, इनकी डेप्थ बढ़ाई जा सकती है। सीए इंटर में भी आती है ना। एडवांस लेवल की देखा जाए तो इसमें भाई इसको डेप्थ बढ़ाई जा सकती है। तो नो डाउट इसमें भी पार्टनरशिप को ग्रेजुएशन लेवल का मान सकते हैं। लास्ट में इंश्योरेंस क्लेम, ये तो भाई है ही ग्रेजुएशन लेवल का ही। 12th में इतना ज्यादा बच्चों को डीप नहीं पढ़ाया जा सकता भाई, दे भी दे टॉपिक तो बेसिक बेसिक पढ़ाया जाएगा। ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को मतलब कि ये अगर आपको करना है टॉपिक तो फाइनल अकाउंट आना चाहिए, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए, तब जाके ये टॉपिक होगा। थोड़ा मैथमेटिक्स भी अच्छी चाहिए। तो ये ग्रेजुएशन लेवल का है। तो मेरे मोटा मोटी तौर पे आपका यही कहना है, टॉपिक नंबर 5 से लेकर टॉपिक नंबर 9 तक डेप्थ है टॉपिकों में। टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 4 तक फंडामेंटल्स है अकाउंट्स के, जो आपके अच्छे करने हैं। मेरे वर्कशॉप पे फोकस 1 to 4 टॉपिक में रहेगा। 99% आपके 10 मार्क्स तो मैं मतलब 3-4 क्वेश्चन तो मैं मेरे वर्कशॉप से ही दिला दूंगा। 10 टॉपिकों से ही 4 क्वेश्चन तो दिला दूंगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है आपके ना, तो 12 नंबर तो आपके ऐसे ही हो गए। और गारंटी से कहता हूं मैं आपके कॉन्सेप्ट को, बेसिक फंडामेंटल को ऐसा बिल्ड कर दूंगा, कोई भी क्वेश्चंस अगर आप पढ़ोगे उसको रीड करोगे ना तो क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा भाई क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। कॉमर्स में अगर जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना तो आप आंसर हिट नहीं कर पाओगे, कॉमर्स में क्या किसी में भी नहीं। लेकिन क्या है कि कॉमर्स की भाई देखो, आप आर्ट्स और साइंस के बच्चे हो तो लैंग्वेज आप रट नहीं सकते, क्वेश्चन को नहीं रट सकते, अच्छी खासी वोकैब भी है इसमें, ठीक है। तो आपने कभी ऐसे शब्द भी नहीं सुने, वो भी शब्द आएंगे, कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको दिखने में कुछ और लगते हैं, होंगे कुछ और, आप उनको रट के नहीं कर सकते भाई। ऑडिट को फिर भी पढ़ के समझ के रट के किया जा सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट को फिर भी पढ़ के रट के समझ के किया जा सकता है, अकाउंट को रट के पढ़ के नहीं किया जा सकता, समझ के ही किया जा सकता है। और मैं सीपी गहलोत वादा करता हूँ आप लोगों से, मेरे सभी पुराने बच्चों से भी, आपको अकाउंट पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको अकाउंट सिखा दूंगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इस जूनियर अकाउंटेंट के बैच को पार कर लीजिए। गारंटी से कहता हूं आप किसी शॉप की अकाउंटिंग कर लोगे, वहां के जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे, गारंटी है मेरी। आप किसी का अकाउंट्स बना लोगे, ये मेरी गारंटी है। और ऐसा अच्छा पढ़ाऊंगा, जब एग्जाम होंगे ना, आपके एग्जाम देके जब आप बैठोगे, क्वेश्चन वहां हिट होंगे ना, वहां मेरी याद आएगी। एग्जाम देके बाहर आओगे ना तो आप कहोगे अब भाई आप तो सीपी सर से मिलके आना पड़ेगा, उनको थैंक यू बोलना है जाके। गारंटी से कहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि आपके एग्जाम हो और आप वापस आके मुझसे मिलो और बोलो सर थैंक यू, आपने जो पढ़ाया। और भाई दूर बैठे हो नहीं आ सकते तो यूट्यूब चैनल पे ही बोल देना, आपको लगे हमारा टाइम खराब किया, बेकार किया, तो गालियां निकाल देना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़िए, मुझे देखिए, मुझसे पढ़िए, आपको पता लगेगा। मेरी अप्रोच रहेगी, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग करूंगा, प्रैक्टिकल से थ्योरी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपका 80% तो कोर्स प्रैक्टिकल से हो जाएगा, रहे बात 20% कोर्स से। फर्स्ट जो टॉपिक है बिल्कुल ही थ्योरी का है, ये अपन सबसे लास्ट में उठाएंगे। फर्स्ट में अकाउंटिंग इक्वेशन का थोड़ा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा, भाई अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन कैसे आता है, क्या होती है, वगैरह वगैरह। और इसको अपन टॉपिक डिटेल से बाद में उठाएंगे, जब मेरे वर्कशॉप के बाद, है ना। अपन वर्कशॉप में मैं जर्नल उठाने वाला हूँ, लेजर पोस्टिंग उठाने वाला हूँ, ट्रायल बैलेंस उठाने वाला हूँ, बैलेंस शीट उठाने वाला हूँ, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, ये वाला टॉपिक उठाने वाला हूँ। उसके बाद अपन वापस अकाउंटिंग इक्वेशन पे चले जाएंगे। फिर अपन, आप जो बोलोगे, जो आपको अच्छा लगेगा, कमेंट्स में जितने ज़्यादा आप जिस टॉपिक के बारे में बोलोगे वो टॉपिक पढ़ा दूंगा। पहले मेरे वर्कशॉप को अटेंड कीजिए, 10 घंटे मुझे दीजिए आप, फिर तो आप सेल्फ भी पढ़ना शुरू कर दोगे। 10 घंटे अगर आपने मेरे अकाउंटिंग वर्कशॉप को दिए ना, फिर आप सेल्फ फास्ट पढ़ लोगे। भाई मैं क्या दावा कर रहा हूँ, भी 60 घंटे में आपको कोर्स करवा दूंगा। 60 घंटे अगर आप रोज के भी 2 घंटे की वीडियो देखो ना, तो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात, मेरा एक टॉपिक जैसे मान लो कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू चलेंगी, और एक वीडियो आएगा जो अलग से प्रैक्टिस सेट अपने एमसीक्यू का चलता रहेगा, जिसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस सेट को अलग कर देना, वो भले ही 100 घंटे की वीडियो हो, वो तो आपके फायदे ही होंगे। लेकिन 60 घंटे की वीडियो में मेरे कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस वो मैं करवा दूंगा। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट वो अलग होंगे, रिवीजन की वीडियो अलग से होंगे, टेस्ट सीरीज वो अलग से होगी, टेस्ट सीरीज को वापस से सॉल्व करना वो सब अलग होगा।
उसके लिए भाई मैं खूब मेहनत करने वाला हूँ। अब आप लोगों के ऊपर है, आप मेरे साथ कितनी मेहनत करते हो। दूसरी बात, यहाँ पे मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत कीजिए आप। वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का चैनल दे रखा है हमको, हमने आप सॉरी हमने वहाँ लिंक शेयर कर रखा है, उस लिंक पे जाइए आप, हमारे यूट्यूब चैनल सॉरी ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको यहाँ की सारी पीपीटीज, यहाँ के सारे नोट्स, यहाँ जो मैं भी हाथ से लिखूंगा वगैरह सो वहाँ पे आपके अपलोड हो जाएंगे, वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देके मुझे सुनना है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो भाई, 11th और 12th 2 साल का कॉन्सेप्ट है ये जो चीज़ है ना, ये 11th से लेकर मानना कि डेप्रिसिएशन तक भी जाए ना, तो बिल्कुल ये स्टार्टिंग के 4 टॉपिक आप समझ लो। 11th 12th अगर पूरी करते हो ना तब जाके अच्छी होती है। पार्टनरशिप 12th में जाओगे तब होगी। ये 11th 1 साल तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो 11th 12th का जब आपका बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होगा, जब मजबूत होगा, तो ही आप ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस को हिट कर पाओगे भाई, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस को हिट कर पाओगे। तो मैंने 10 क्लासों में एक ऐसा मटेरियल तैयार किया है जिससे क्या होगा भाई, आपके पूरे 11th के पूरे कॉन्सेप्ट्स को और 12th के पूरे कॉन्सेप्ट्स को उसके अंदर डाल दिया निचोड़ के। मैंने मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में जो कुछ सीखा है सारा का सारा उसके अंदर डाल दिया है, जिससे गारंटेड आपके 11th 12th के सारे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। फिर अपन इस सिलेबस को क्रैक करेंगे, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को भी और मुझे भी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई सिलेबस की बातें। सिलेबस तो मैं क्रैक करवा ही दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग, भगवान श्री गणेश भगवान का नाम लेकर आज से हम बैच शुरू करते हैं। आप मुझे फॉलो कीजिए। सबसे पहले अब भाई अपन रिलैक्स हो जाइए थोड़ा, बहुत फ्लो फ्लो में फास्ट बोल लिया है, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा सोचिए, इधर मेरी तरफ ध्यान दीजिए। भाई अपन अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो अकाउंट्स करेंगे किसका? अकाउंट्स करेंगे बिजनेस का। ठीक है, चलो सर अच्छी बात है। बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालो तो आप सोचोगे भी बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। 99 बच्चों के दिमाग में आता है पैसा। बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन। ये मेरा दोस्त पतलू लाल, ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब बिजनेसमैन। बिजनेसमैन नहीं होगा तो बिजनेस कैसे होगा? इसका भी अकाउंट्स खुलेगा, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये, इसके दिमाग में एक आएगा आइडिया, एक विचार कि भी मुझे व्यापार करना है। भाई साहब आ गए मेरे पास, सर सीपी सर मुझे बिजनेस करना है। मैंने कहा ठीक है साहब, आपको बिजनेस करना है, किस चीज़ का बिजनेस करना है? सर मुझे तो टॉफ़ी खाना बहुत पसंद है, टॉफ़ियों की शॉप खोल दूं क्या? खोल दो। ठीक है सर, उसके लिए मैं पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सेकेंडरी मैटर, पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरेंजमेंट ऑफ कैश, क्या करना पड़ेगा बेटा? अरेंजमेंट ऑफ कैश। स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस कैंडी शॉप का, कैंडी शॉप लिखा हुआ है। अब इसको चाहिए पैसे, अरेंजमेंट ऑफ कैश, कि सर पैसे कहाँ से लेके आऊं? मैं भी, तेरे पास कितने हैं? पैसा बोला मेरे पास तो 4 लाख रुपए है। ठीक है, दूसरा, फ्रेंड से ले लो, फैमिली से ले लो, फैमिली काका बाबा मम्मी पापा दादा दादी किसी से भी लो, इनको सबको कॉमर्स की लैंग्वेज में बाहर के व्यक्ति बोलते हैं, ये ध्यान रखना। खुद बिजनेसमैन के अलावा किसी से भी पैसा लेगा ना, उसको बाहर के व्यक्ति बोलते हैं। बाहर के व्यक्तियों से लिया गया पैसा बाहरी दायित्व बोलते हैं। मेरे शब्दों को साथ साथ सुनना, 11 से लेकर 12 तक की वोकेब भी क्लियर करनी है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, और भाई सारा फंडामेंटल बिल्ड करना है, तो मेरे शब्दों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पड़ेगा और उसको थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ेगा। एक लेक्चर को भले 2-2 बार देख लेना, 100% अच्छा हो जाएगा। खुद के द्वारा किसी भी बाहरी व्यक्तियों से, घर के व्यक्ति भी हो भले, खुद के द्वारा किसी भी व्यक्तियों से अगर वो पैसा लेगा, वो बाहरी दायित्व कहलाएंगे। तो भाई कुछ आप पैसा लेके आ जाओ, कुछ दायित्व बना लो और उससे व्यापार शुरू कर दो। यही होता है ना भाई, खुद के पास होगा तभी तो कुछ सोचोगे। कहते मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब उधार लेके आता हूँ। तो भाई बिजनेस आप स्टार्ट ही डेप्ट पे कर रहे हो, डूबने का बिजनेस कर रहे हो, है ना? खुद के पास कुछ होना चाहिए। तो बिजनेस अरेंजमेंट ऑफ कैश 2 वेज है, नंबर 1 बाई सेल्फ, नंबर 2 बाई अदर पार्टीज। खुद ने बेचारे ने कितने इकट्ठा कर लिए? 4 लाख मेहनत है बेचारा, पॉकेट मनी बचाइए 4 लाख की, और अदर पार्टी से कितने लिए? 6 लाख रुपए। ठीक है भाई। अदर मैंने पूछा भाई कहाँ से लेके आए? कि सर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाला चल रहा था, उससे लोन ले लिया बैंक से। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा? खुद ने दिए, देखो पतलू लाल दिख रहा है, ओके। खुद ने दिए 4 लाख रुपए और बैंक से लेके आ गया 6 लाख रुपए। ये
अब देखो कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है बेटा, खुद जो पैसा देगा वो क्या होगी, कैपिटल। बैंक से जो पैसा लिया वो क्या होगी, लायबिलिटीज, दायित्व, क्योंकि उसको वापस चुकाना है। ठीक है, अब ध्यान देना, बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, जब बिजनेस को पैसे देता है उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। तो कभी कभी मेरे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर बीच में और जरूरत पड़ गई तो, कैपिटल होगी वो। मान लो साल स्टार्ट हुआ और ये साल एंड हुआ, इसके बीच में इस बंदे ने यहां कैश दिया, ये कैश भी क्या माना जाएगा, कैपिटल। मान लो इसके टॉफियों का बिजनेस है और आपको मैंने पहले क्या बताया, इसको टॉफी खाने का बहुत शौक है, तो घर पे भी अच्छी खासी रैक जमा के रखता है, जो चाहे वो खा ले। अच्छी खासी तिजोरी में रैक बना रखी है, उसके अंदर खूब सारी टॉफियां पड़ी है। अचानक से एक दिन स्टॉक की कमी आ गई, गले में देखा पैसे नहीं, और कस्टमर को वो जो डिमांड जिस टॉफियों की थी वो सारा का सारा माल घर पे पड़ा था। तो उसने कहा ऐसे करते भाई, घर पे जो माल पड़ा है 10,000 की टॉफियां है, व्यापार में डाल देते हैं। खुद के घर पे जो पड़ी थी वो टॉफियां यहाँ इस टाइम व्यापार में लेके आ गया, तो टॉफियां की थी वो स्टॉक बढ़ गया, व्यापार में क्या आया, स्टॉक, उससे भी क्या बढ़ेगी बेटा, कैपिटल। क्योंकि व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार को कुछ भी दिया जाएगा वो कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है, अब देखो कभी कभार कंफ्यूज करते हैं भी, व्यापार के अंदर एक काम कर रहा था एम्प्लॉय सेल्समैन, देखो कैपिटल के बारे में जितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं मैं एक बार इससे समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर एक ये सेल्समैन था, इस सेल्समैन को देनी थी सैलरी, क्या देनी थी, सैलरी, एक्सपेंसेस है ना, तो सैलरी मतलब एक्सपेंसेस हो गया, ये उसको देनी थी। और भाई साहब ये आया मांगने, एक बार मांगा, दो बार मांगे, तीन बार मांगे, मुनीम जी के साथ लड़ाई झगड़े हो गए, गर्दन पकड़ ली, अरे भाई अब तो दो, मेरी दो दो तीन तीन महीने से बाकी है, बिजनेस में तो मुनाफा हो नहीं रहा था मान लो। तो बच्चे बंदे ने कहा ठीक है भाई, 10,000 सैलरी का भुगतान कर दिया इस बंदे को, एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड बाय ऑनर, बाय बिजनेसमैन, इसके द्वारा पेड किया गया कोई खर्चा जो अपने पैसे थे पर्सनल, बिजनेस में डाले हुए नहीं, जो स्टार्टिंग में जो 4 लाख डाले थे ना वो यहां डाले थे, इसके बाद और घर से लाके अगर इसने कोई खर्चों का भी भुगतान किया है, मान लो इसको 20,000 की सैलरी दी, यहां पर 40,000 का स्टॉक लेके आया, यहां पर 1 लाख की कैपिटल दी, तो भाई टोटल कैपिटल कितनी होगी, 4 और 1 लाख, 5 लाख, 40,000, 5,60,000, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 5,40,000 प्लस 20,000, 5,60,000 की कैपिटल हो गई। इट मीन्स अब आप लोगों ने क्या सीखा कि सर बिजनेसमैन द्वारा बिजनेस को जो भी पैसा दिया जाएगा वो कैपिटल होगी, इसको बोलते हैं स्वामित्व, समता, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। और आप बच्चे आर्ट्स से हो, आप बच्चे साइंस से हो, चाहे आप बच्चे कॉमर्स से हो, गारंटी से कहता हूं कॉमर्स के बच्चों को भी काफी कॉन्सेप्ट नया नया सा लगेगा। बैटरी लो आ रही है सौरभ भाई, लैपटॉप की बैटरी लो आ रही है, तुरंत प्रभाव से चार्जर प्लग कर दिया जाए इसमें, मैंने पहले भी कहा था ऊपर से लाओ, आपने प्लग नहीं किया, फटाफट करो, जल्दी करो, क्लास बंद हो जाएगी नहीं तो। हाँ, तो बच्चों अब देखो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गया ना, क्लियर है कि भाई बिजनेसमैन द्वारा कभी भी, अब बिजनेस मान लो पहले गल्ले में डाल दिए, गल्ले में डालने के बाद वो तो खर्च होंगे, वो तो कैपिटल होगी, इसके बाद बीच में कभी भी, साल के बीच में कभी भी अगर पैसा बिजनेसमैन की तरफ से आए किसी भी तरीके से तो वो कैपिटल मानी जाएगी। ओके, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर, थैंक यू। अब इसके बाद लायबिलिटीज, ये पैसे किससे लिए, सर बैंक से लिए, किससे लिए, बैंक से लिए, बैंक को वापस देने पड़ेंगे, आपको पता है लोन ले लिया तो इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी हर मंथ मंथ, तो क्या है एक तरह का एक दायित्व है, हर महीने चुकाया जाने वाला दायित्व है। किसी मान लो कम पड़ गया तो फ्रेंड से ले लिए, वापस चुकाना पड़ेगा, फोकट में तो कोई देना नहीं है ना भाई। पापा से ले लिए तो भी दायित्व है, मम्मी से ले लिए तो भी दायित्व है, क्योंकि कॉमर्स की लैंग्वेज है, पापा अलग व्यक्ति है, मम्मी अलग है, सब कुछ अलग है, खुद है अलग है, उनसे लिए तो उनकी कमाई का लिया है भाई, उनको वापस देना पड़ेगा, है ना। इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग व्यक्ति होते हैं सब, तो जिस व्यक्ति से लिया है उस व्यक्ति को वापस चुकाना है दायित्व, ऐसे नहीं कि पापा से पैसे लिए और वो खुद के हो गए और उसकी पूंजी बन गई, पापा से पैसे लिए वो दायित्व है, मतलब खुद के अलावा कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट करें वो क्या है, दायित्व है। ठीक है, किसी को चुकाना बाकी रह गया वो भी
दायित्व है। मान लो मोहन से माल खरीदा, मोहन को कहा 1 महीने बाद पैसे दूंगा, तो मोहन खुद उसके लिए दायित्व है। मान लो मोहन से 1 लाख का माल खरीदा, अभी तक उसको पैसे नहीं दिए, भविष्य में चुकाया जाएगा पेमेंट मोहन को, तो वो भी एक तरह का क्या है, दायित्व है। अब कुछ बच्चे कॉमर्स के जो सोचेंगे कि सर इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत है, अरे भाई लोगों, मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 क्लास में अपन अभी स्टार्टिंग कह रहे हैं, बेटा थोड़ा वोकेबुलरी पे फोकस करो, थोड़ा मेरा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, फ्लो फ्लो में कुछ चीजें आएगी और आपके लिए फायदेमंद होगी, और आप गारंटी से ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दोगे, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, आपको अकाउंट्स आने लग जाएगी। डिटेल्ड में इस तरह से पढ़ाऊंगा मैं, मजा आ जाएगा भाई पढ़ने में। ठीक है, अब ये पीपीटीज वगैरह आपको उतारने की जरूरत नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। कहीं मुझे स्क्रीनशॉट आपको दिलाने की जरूरत होगी तो मैं आपको बोल दूंगा, वैसे ये सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, अब इसको लाइब्रेरीज बोलेंगे। अब इसको अगर अपन आगे बढ़ाएं तो खुद ने कितने दिए भाई, 4 लाख रुपए, प्लस बैंक से कितने लिए, 6 लाख रुपए। ये थी उसकी कैपिटल, ये थी उसकी लाइबिलिटीज। 4 लाख की कैपिटल, 6 लाख की लाइबिलिटीज। टोटल कितने हो गए बेटा, सर टोटल हो गए 10 लाख। टोटल कितने हो गए सर, 10 लाख हो गए टोटल। अच्छी बात है, 10 लाख हो गए टोटल। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इस 10 लाख का करेगा क्या, आ गया भाई पतलू लाल, सर ये लो बैग थैला, इसमें 10 लाख रुपए पड़े, सर आप कुछ आपको ही करना है, कैसे करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, व्यापार करना है, जगह देखो, लैंड एंड बिल्डिंग ले लो। ठीक है, अब आंकड़ों में जाना कि भाई सर 5 लाख में लैंड एंड बिल्डिंग आ जाती है क्या। हमने बिल्डिंग ले ली 10 लाख में से, कितने की, 5 लाख की। कितने की ले ली बेटा, 5 लाख की बिल्डिंग ले ली। 10 में से 5 गए, पीछे कितने बच गए, 6 7 के बच्चे हो नहीं, कॉलेज पार कर चुके बच्चे हो, सर 10 में से 5 गए, 5 बच गए। 5 उसके अब थैले में पड़े हैं। साथ साथ में विजुअलाइज करते रहना अपने दिमाग को। अब 10 लाख में से और उसने 3 लाख का स्टॉक ले लिया, 5 और 3 8 गए, अब थैले में कितने पड़े, 2 लाख रुपए कैश पड़े। अब बिजनेस में एक इक्वेशन बन रही है, उसके पास बिल्डिंग 5 लाख की है, स्टॉक 3 लाख का है, 2 लाख का कैश पड़ा है, अभी भी ये कंडीशन बन रही है। उसके बाद उस बंदे ने 1 लाख रुपए का फर्नीचर लगा दिया, भाई बिल्डिंग तो बना दिया, अब उसके अंदर माल भी ला के रख दिया। अब माल को जमाएगा कहाँ, फर्नीचर में जमाएगा ना भाई, रैक वगैरह बनाएगा, उसका पैसा। अब उसके गले में अभी भी बैग में थे, तो मैंने कहा भी गले में जाके डाल दे 1 लाख रुपया। तो अब उसके पास ये खूब सारे चीजें आ गई। इन सबको बोलते हैं भी एसेट। क्या बोलते हैं, एसेट। अब सर लाइबिलिटीज के बारे में अच्छे से बता दिया, कैपिटल के बारे में अच्छे से बता दिया। अब एसेट, एसेट का मतलब ऐसी संपत्तियां जिसे व्यापार को चलाया जाता है, सीधी सी समझो। व्यापार थोड़ी का, जब मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा तब संपत्तियों के प्रकार, संपत्तियों के नेचर वगैरह सब बता दूंगा, है ना, साथ साथ में सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी देखो, समझो भाई, जिस चीज, जिन वस्तुओं से व्यापार को चलाया जाएगा वो वस्तुएं क्या होगी, संपत्तियां होगी। जैसे माल खुद एक वस्तु है, मशीन, बिल्डिंग, लैंड वगैरह, ये सब जिससे व्यापार चलेगा वो क्या होगी, संपत्तियां होगी। खुद ने जो पैसा दिया वो पूंजी होगी। बाहर वाले लोगों से पैसा लिया, खुद के अलावा फैमिली वालों से पैसा लिया, कहीं से भी पैसा लिया जिसको हमें वापस चुकाना पड़ेगा, वो सब दायित्व है ना, ये चीज होगी। तो ये सारा चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटा। अब इस चीज से एक इक्वेशन आती है, मैंने कहा ना एक सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसकी एक इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन आ गई, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट, सॉरी, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट। अब बंदे की कैपिटल कितनी थी प्लस लायबिलिटीज कितनी थी, बराबर एसेट, है ना। अब थोड़ा इक्वेशन को मैं इधर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बेटा, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं मैं, साफ करके वापस, ताकि आपको लिखने में भी सुविधा हो और समझने में भी सुविधा हो, ऐसे लिख रहा हूँ। जैसे कि मान लो अपन किसी को पूछते हैं ना भाई कि भाई ये बिजनेस कर रहा है, अच्छी बात है, इसका पास बिल्डिंग भी बड़ी है, बड़ी वो दुकान खोल दी, बहुत सारा फर्नीचर लगा लिया, खूब सारी इसने संपत्तियां बना ली, ये संपत्तियां आई कहाँ से, ऐसा सोचता ही नहीं सोचता है। अभी संपत्तियां बनाने का बैकग्राउंड क्या है, एसेट। ये भाई चल जा रे दादा, ओके, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। भाई कैपिटल कितनी थी सर, 4 लाख की, बंदे की थी ना, भाई सेल्फ खुद ने दी है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइबिलिटीज कितनी थी, 6 लाख की, बैंक से लिए ना। टोटल एसेट्स कितनी हो गई सर, 10 लाख की, जिसके अंदर क्या है भाई, बिल्डिंग है, स्टॉक है, फर्नीचर है, कैश है।
ये सब आपके सामने पड़ा है। आया समझ में? ओके। तो अब अगर आपके सामने पूछा जाए कि सर, मान लो मेरा पतलूलाल बेचारा थोड़ा भुलक्कड़ हो कि सर मैं भूल गया मैंने कितने पैसे डाले। अरे भाई इतना जल्दी कैसे भूल गया, याद ही नहीं है, फ्लो फ्लो में बैग में लेके आया था, मुझे याद ही नहीं है कितने पैसे थे। तो ठीक है, अभी तेरे बिजनेस में एसेट्स कितनी है, भाई 10 लाख की, सभी जोड़ लो। एसेट्स कितनी है? सर मेरी एसेट्स जो है 10 लाख की है। ठीक है, बैंक का लोन पता कर क्या, स्टेटमेंट लेके आ जा। बैंक से लोन कितने का लिया, फोन करके पूछा, बैंक से लोन लिया 6 लाख का। बैंक वाला बोलेगा सर आपको हमने 6 लाख का लोन सैंक्शन लेटर दिया, चेक कर लो। 6 लाख का बैंक से लोन लिया, हो गई लाइबिलिटीज। 10 में से 6 गया, कितनी आ गई बेटा कैपिटल? 4 लाख की। ये देखो बेटा 4 लाख की कैपिटल। मतलब ये आप 6, 7, 8 से कर रहे हो यार, ग्रेजुएशन के बच्चे हो, इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर कैपिटल पता करनी है तो एसेट्स को उधर चेपो, प्लस का माइनस हो जाएगा। लाइबिलिटीज पता करनी है तो पी एसेट्स को उधर चेपो, लाइबिलिटीज इधर लेके आओ। तो लाइबिलिटीज कैसे आएगी? एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स कितनी थी? 10 लाख की, उसमें मालिक ने कितने डाले? सर मालिक ने डाले 4 लाख। तो लाइबिलिटीज कितनी आ गई? 6 लाख। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, आनी नहीं चाहिए दिक्कत। ये एक प्राइमरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन के 3 पार्ट हो गए हमारे। ये बेटा क्या है? एक प्राइमरी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। इसी इक्वेशन पे जूनियर अकाउंटेंसी 2015 में एग्जाम हुआ था, उसका एक क्वेश्चन आया था इसी इक्वेशन पे, जो आगे बताऊंगा मैं आपको। ये इक्वेशन बताने के लिए मैंने ऐसा बैकग्राउंड खड़ा किया है। अकाउंटिंग इक्वेशन का आपकी एक टॉपिक है सिलेबस में, मैंने स्टार्टिंग से बताया था, वो प्रैक्टिकल टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, 110% आएगा, लिख के ले लो आज भी। और ये इक्वेशन तो एक प्राइमरी है भाई, इसके अंदर डेप्थ है, जैसे कि ये ऊपर नीचे करते रहेंगे इक्वेशन नहीं बनती रहेगी, ऐसे करके टॉपिक है। थोड़ा सा अकाउंट्स मेरे साथ वर्कशॉप में बढ़िए, फिर अपन उस टॉपिक को उठाएंगे स्टार्ट से वापस से। ठीक है, ओके नेक्स्ट। क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, उसके साथ साथ मैंने जो पढ़ाया वो कितना आप लोगों के लिए यूजफुल है, एक्चुअल में कितना यूजफुल है वो भी आपको पता चलना चाहिए। जो सर ने पढ़ाया उससे एमसीक्यू आ रहे हैं, एमसीक्यू हिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमें भी तो, आप लोगों को भी पता चले ना। तो मैंने जो बैकग्राउंड खड़े किए हैं, वो आप बैकग्राउंड कितने यूजफुल है वो आपको पता चलना चाहिए। आपने मेरे साथ 1 घंटा दिया है, वो कहाँ तक काम आएगा। जो मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं कहूँ बोलूँगा आपको, इस टॉपिक के ये मटेरियल उठा लो और कहीं से भी पढ़ लो, जो डाउट है मेरे से पूछ लेना। मान लो मैंने जर्नल पढ़ा दिया, अब मैं कहूँ ना आप दुनिया का कोई भी मैटर उठा लो, जर्नल में आपको डाउट आया मेरे से पूछ लेना, नहीं आएगा पहली बात तो। आप भी जो है तो मैं बैठा हूँ ना बड़ा भाई, बता दूंगा। कोई बड़े भाई पढ़ रहे हो तो मैं छोटा भाई, टेंशन मत लेना कि मैं मुझे छोटा या बड़ा बना दिया। आ जाओ यहाँ। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो समीकरण क्या है? संपत्ति दायित्व माइनस पूंजी, संपत्ति दायित्व प्लस पूंजी, उपयुक्त में से कोई नहीं, संपत्ति बराबर पूंजी। ये एक आप इसके इक्वेशन है। तो संपत्तियों के बारे में पूछा, अभी मैंने बताया ना एसेट कहाँ से आई, एसेट आई भाई, इसने दायित्व तो पहले लिखा है, क्या फर्क पड़ता है? तो मैं दायित्व तो पहले लिख दूं, बाहर से पैसा लिया प्लस एसेट, है ना, मतलब दायित्व प्लस कैपिटल। अब लाइबिलिटीज अपनी कितनी थी भी बाहर से ली, जो 6 लाख की, प्लस कर देंगे कैपिटल कितनी, 4 लाख की थी, कितनी होगी 10 लाख की। तो ऐसी इक्वेशन कहाँ दिख रही है भाई? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, कहाँ दिख रही है? ये रही सर, एसेट संपत्तियां, एसेट दायित्व लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, दोनों को जोड़ा, ये आंसर राइट। ये आपका एग्जाम क्वेश्चन था, सिंपल सी प्राइमरी इक्वेशन का क्वेश्चन था। और अभी आप मान रहे हो कि सर ये जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस अगर यूजी लेवल का है तो मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की बहुत डीप में लेके चला जाऊंगा भाई, गारंटी से कहता हूँ। कंप्यूटर अनुदेशक आपको ध्यान हो तो एक एग्जाम में, एग्जाम हुआ था ना, सिलेबस से बहुत हैवी क्वेश्चन पूछे गए। और काफी टीचर्स लोग भी थे जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं, उनकी भी हवाएं निकल गई। मेरे भी 2 जान पहचान के टीचर है, उन्होंने भी, उनका भी नहीं हुआ, उनके भी डब्बे गोल हो गए। तो सोच लो भाई, सिलेबस के अंदर जो है आपके जो टॉपिक हेडिंग है उससे मैं बाहर कुछ भी नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी बात सोचते हैं अपन भाई, यहां पर मैं, ध्यान देना थोड़ा सा, देखो 100% एक्यूरेसी क्यों नहीं आती क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस को अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होता है? जैसे सोचो यहां पर संपत्ति की जगह संपत्ति दायित्व या कुछ, जैसे कि यहाँ पे संपत्ति बराबर चालू संपत्ति यहाँ आ जाए, हम्म, यहाँ आ जाए आपके चालू संपत्ति, क्या आ जाए? चालू संपत्ति प्लस पूंजी आ जाए, ये वर्ड आ जाए यार, या इसकी जगह दायित्व चालू लिखा हो, चालू संपत्ति लिखा हो, मतलब करंट एसेट लिखा हो यार, करंट एसेट लिखा हो, ये आ जाए।
तो ये आंसर भी नहीं होगा ना, फिर तो ये आंसर भी नहीं होगा। तो देखा जाए तो फिर ये आंसर होगा। सर ये कैसे होगा? ये होगा भाई, मान लो मेरे दोस्त पतलू लाल के पास पूंजी 10 लाख की थी। कितनी थी? 10 लाख। तो लाइबिलिटीज कितनी है? वो आ गया बेचारा 10 लाख रुपए लेकर कि सर ये लो 10 लाख रुपए, इसे जो कुछ खरीदना खरीद लो, मेरा काम हो जाएगा। क्या? मैंने कहा हो जाएगा। फिर कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनको लाइबिलिटी चाहिए ही नहीं, क्यों ब्याज भरेगा भाई बैंक का, है ना? तो जितने पैसे खुद के थे, कैपिटल जितनी थी उतनी संपत्तियां लेके आ गया। मान लो कैपिटल उसने 10 लाख डाली, 10 लाख की लैंड, बिल्डिंग, मशीन, जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, लैंड जो क्या था अपना, स्टॉक देख रहे हो, फर्नीचर देख रहे हो, कैश पड़ा है, वो सब कितना था? 10 लाख का था ना। तो वो अगर उसका पैसा आ गया, लाइबिलिटी जीरो हो गई, तो यहाँ पे कैपिटल बराबर एसेट हुई कि नहीं हुई? वहां पर संपत्ति बराबर पूंजी, ये आंसर होगा। वहां पर संपत्ति बराबर पूंजी, ये आंसर होगा। पहले तो आपको उचित आंसर ढूंढना है। पूरी इक्वेशन दे रखी है तो वो आंसर है, पूरी इक्वेशन कहीं नहीं दे रखी है तो ये आंसर भी होता है। कैपिटल इक्वल टू एसेट भी होता है। ये एग्जाम का भी उठाया मैंने और आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। हम्म, एक व्यवसाय की संपत्ति कितनी है? एक व्यवसाय की संपत्ति, अब मैं थोड़ा इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ, दिक्कत नहीं आए। एक व्यवसाय की संपत्ति आपकी है 44,312 रुपए, और स्वामित्व की पूंजी कितनी है भाई? 13,210 रुपए पूंजी, कैपिटल। इस बार ये दे दी है, एसेट दे दिया, लाइबिलिटीज को पूछ लिया गया है। तो अगर अपन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज देखें, निकालनी ये है, कैपिटल को उधर लेके जाएंगे तो प्लस की क्या हो जाएगी बेटा? माइनस। तो लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, तो कुल मिला के इसमें से ये माइनस करना है ना? 44,312 रुपए में से माइनस क्या करना है? 13,210 रुपया। इसको माइनस करके देखो, दो में से जीरो गया, दो, एक में से एक गया, जीरो। दो और जीरो लास्ट किस में है भाई? यहाँ है। ये आंसर राइट है। पूरा कर लेना आप, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये आंसर आपका राइट है। तो भाई देखा जाए ना, तो इस इक्वेशन से कभी कैपिटल पूछ लेगा, कभी लाइबिलिटीज पूछ सकता है, कभी एसेट पूछ सकता है। तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 3 क्वेश्चन बन सकते हैं प्रैक्टिकली। ये जूनियर अकाउंटेंट आरपीएससी 2015 में पूछा गया, जो 2013 की वैकेंसी थी, एग्जाम 2015 में हुआ, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछा गया। और इक्वेशन कौन सी थी भाई? यही इक्वेशन थी। इस इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया, इस बार इस इक्वेशन का प्रैक्टिकल पूछ लिया गया। नेक्स्ट टाइम और एक क्वेश्चन है प्री एग्जाम यूपीएससी 2013 का। किसका एग्जाम है? प्री एग्जाम यूपीएससी 2013 में कॉमर्स का एक पूछ दिया, पूंजी बराबर होती है कैपिटल किसके बराबर होती है भाई? हमने अभी देखा है कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब कैपिटल किसके बराबर होती है? एसेट को उधर भेज दो, तो कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। एसेट को किस में से माइनस करना? एसेट में से क्या माइनस करना है? लायबिलिटीज माइनस करना है। तो आपको क्या मिल जाएगी भाई? पूंजी मिल जाएगी। तो पूंजी किसके बराबर होगी? ये रहा बराबर। पूंजी किसके बराबर होगी? संपत्तियों में से माइनस दायित्व कर दो, बराबर होगी। तो यहाँ पर इससे संपत्ति प्लस चालू दायित्व, ये नहीं मिल रहा आपको। कुल नकद प्लस बैंक अवशेष, ये नहीं मिल रहा। एसेट में से दायित्व भी माइनस नहीं हुए। कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य देयता है भाई साहब, ये कुल संपत्ति माइनस बाह्य देयता है। कुल संपत्ति मतलब टोटल एसेट, कुल बाह्य देयता है मतलब लायबिलिटीज, कैपिटल के अलावा जो बाह्य देयता है। चलो, इस चीज से एक याद आ गया भाई, आपको कुछ वोकेबुलरी बतानी पड़ेगी, है ना? ए, कुछ चीजें ध्यान रखना। ए मतलब क्या है भाई? एसेट, संपत्ति। बहुवचन में करना हो तो संपत्तियां। एक वर्ड आता है आस्ति। क्या वर्ड आता है बेटा? आस्ति। अस्थि नहीं, अस्थि तो क्या, चार कंधे देने वाली को बोलते हैं आस्ति। अगर बहुवचन हो जाए तो क्या होगा? आस्तियां। ये बिल्कुल नया वर्ड है आप लोगों के लिए, आपने पहली बार सुना होगा। बाय द वे एग्जाम में ऐसा आ जाए, आस्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, तो आप कहोगे आस्तियां क्या है? ये तो वर्ड ही गलत है। फिर आप इंग्लिश में जाके ढूंढोगे, कभी कभार होता है इंग्लिश में भी आस्ति लिखा होगा, होता है कभी कभार, है ना? तो वहां दिक्कत आ जाती है। तो संपत्ति हो गया बोलते हैं आस्ति। एक बोलते हैं परिसंपत्तियां। ये क्या बोलते हैं बेटा? परिसंपत्तियां मतलब कि कुल संपत्तियां। संपत्ति अभी होगी कुल में, वर्ड है बस हिंदी के। अब आ गया लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या भी? दायित्व।
लायबिलिटीज बोलता हूं मैं, वैसे लायबिलिटीज होता है ये। लायबिलिटीज मतलब कि दायित्व, देयताएं, दायित्व बोल सकते हो, देयताएं बोल सकते हो, है ना। ओके, फिर आ गया कैपिटल। कैपिटल को क्या बोलेंगे बेटा? पूंजी। ये तो आप अच्छे से जानते हो, काफी टाइम से पढ़े हो। पूंजी। एक बोलते हैं स्वामित्व, समता, स्वामित्व समता, है ना। एक सिर्फ समता ही आता है कभी कभार, समता। समता को एक्चुअली में बोलते हैं इक्विटी। मैंने ई इसलिए बड़ा किया है, आप लोगों को नोटिस में रहे, क्यों राइटिंग में समता। ये आ गई आपके कुछ वोकेबलरी जो हिंदी में काम आएगी बेटा, गारंटी से हिंदी मीडियम बच्चों के लिए काम आएगी। इन वोकेबलरियों को ध्यान रखना। अब इसको मैं अरेंज नहीं करूंगा, ये एजी टू एजी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है जो देखो, तीन क्वेश्चन जो थे प्राइमरी इक्वेशन पे बने हुए थे, वो तीनों एग्जाम में आ गए। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे लग रहा है आ सकता है ना। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी निम्न समीकरण प्रस्तुत करता है। आय विवरण को प्रस्तुत करता है, रोकड़ प्रवाह विवरण प्रस्तुत करता है, आर्थिक चिट्ठा प्रस्तुत करता है, या कोष प्रवाह विवरण प्रस्तुत करता है। भाई देखो, आपको ये एक्चुअल में क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है। इसका उत्तर है आर्थिक चिट्ठा। कि सर ऐसा क्यों, ऐसा आपको कैसे लगा? तो थोड़ी सी आपको देखो, आय विवरण का मतलब कोई समीकरण बनेगा ना, तो आय कैसे होगी? आय का मतलब होगा आपने माल खरीदा, माल बेचा, प्रॉफिट हो गया, है ना। तो प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? पूंजी बढ़ेगी। तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट होना, मतलब कि पूंजी प्लस लाभ आय का विवरण बताता है। केस का आना, केस का जाना, केस इनफ्लो, केस का आउटफ्लो जब होगा वो आपके मशीन खरीदी, मशीन बेची, केस आया, केस गया, ऐसा होगा लिखा हुआ, तो रोकड़ प्रवाह विवरण होगा, है ना। कोष प्रवाह विवरण होगा। ये सब अलग अलग विवरण है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस से आउट ऑफ बाहर है, ये आपके सिलेबस में नहीं। आर्थिक चिट्ठा, तो इसको, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने एक इक्वेशन तैयार की है आपके लिए। इंट्रोडक्टिव बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में अलग से पढ़ाऊंगा, सोचना। बैलेंस शीट को मैं बेटा आपको अलग से पढ़ाऊंगा। सॉरी अगर किसी को बेटा बोल दूं, मेरी थोड़ी बोलने की आदत है, सब कोई बात नहीं। अब देखो, बैलेंस शीट समीकरण, ये है आपके लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के अंदर, और ये है आपकी एसेट। ये बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। क्या बोलते हैं बेटा? आर्थिक चिट्ठा, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। हाँ, अब ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, मतलब कि साल के समाप्ति पे बनाई जाती है। जब साल एंड होता है ना, उस टाइम उस चीज बिजनेस के क्या क्या बैलेंस थे तब बनाई जाती है। तो मैंने आपको फिलहाल, इस बंदे ने मान लो ये बिजनेस किया और अभी तक यहीं खड़ा है, काम कुछ किया ही नहीं। इसने 4 लाख रुपए कैपिटल के डाले, प्लस बैंक से लोन लिया, और ये उस सब की सारी एसेट हो गई। तो देखा जाए तो एसेट बनेगी कैसे? एसेट प्लस कैपिटल, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो सम एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस पूंजी। उल्टा बोलो चाहे कैपिटल पूंजी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ये संपत्ति मतलब ये एसेट, इधर की पूरी दायित्व को जोड़ लो, लायबिलिटीज और ये एसेट, दोनों क्या होती है? बराबर। अब एसेट के अंदर दो चीजें हैं, एसेट में दो चीजें लगी हुई है। एक तो लगी हुई भाई पूंजी, और एक लगा हुआ है दायित्व। कि सर और पैसा डालेगा ये बंदा तो पूंजी बढ़ती रहेगी, और पैसा डालेगा बंदा, पूंजी बढ़ती रहेगी। प्रॉफिट हो गया, पूंजी बढ़ेगी, लॉस हो गया, पूंजी घटेगी। ठीक है सर, ये क्या है? ये दायित्व है, बाहरी दायित्व, जिसने आपके वर्ड आता है बार बार, बाहरी दायित्व। अभी आया था, अभी 10 मिनट पहले, इसी चक्कर में मैंने आपको वोकेबलरी करवाई थी ना, कि बाहरी दायित्व। जैसे कि मान लो आपने उधार कहीं से माल खरीद लिया, अब उसको पैसा देना है। अब उधार जो लेनदार है उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। तो लेनदार यहां लिखेंगे ना, लेनदार, क्रेडिटर्स। तो ये जुड़ते जाएंगे, इनको इस इधर जितने भी जुड़ते जाएंगे उनको बाह्य दायित्व बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे? दायित्व बोलेंगे इधर। और ये पूंजी।
तो इधर के दो पार्ट हो गए ना, वो टोटल किसको प्रदर्शित करेंगे, इसके एसेट को प्रदर्शित करेंगे। कुल मिलाकर ये जो समीकरण है, संपत्तियां किसके बराबर होती है, इधर दो पार्ट होते हैं बैलेंस शीट के, लायबिलिटीज में दायित्व प्लस पूंजी के, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, दायित्व जितने भी बाहर से आया है, जो सब इधर लिखे हुए खूब सारी चीजें हैं बाहर की आई हुई, उन सब चीजों को जोड़ा और पूंजी के साथ ऐड किया तो आपको संपत्ति मिल जाएगी। मतलब लायबिलिटीज के साथ पूंजी को ऐड किया तो आपको संपत्ति मिल जाएगी। ये बैलेंस शीट को प्रदर्शित करता है भाई, क्योंकि ये बैलेंस शीट इस तरह से बनी। अब आर्ट्स और साइंस के बच्चों के दिमाग में आता है, सर आप तो कह रहे हो ये पूंजी, और ये पूंजी भी लायबिलिटीज के कॉलम में है, ये पूंजी भी क्या है, लायबिलिटीज के कॉलम में। तो बेटा अभी मैं बैलेंस शीट नहीं पढ़ा रहा, बैलेंस शीट जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, एसेट्स के भी टाइप होंगे, इसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग होगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। ओके, तो लायबिलिटीज, तो ये सर लायबिलिटीज का पार्ट क्यों है कैपिटल, इस चीज को थोड़ा ध्यान में देते हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में देते हैं। इधर आ जाइए, ये मेरा बिजनेस, मेरा नहीं पतलू लाल का बिजनेस, ये पतलू लाल, इस पतलू लाल ने बिजनेस को कितने दिए बेटा, 4 लाख रुपए। अब आप बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, आप हो मुनीम जी, अकाउंट और हिसाब किताब आप इस बिजनेस का करोगे, तो बिजनेस में इस बंदे ने पैसे दिए हैं कितने, 4 लाख रुपए। तो भाई प्रॉफिट होगा तो बढ़ेंगे, लॉस होगा तो घटेंगे। जब भी बिजनेस बंद करेगा, चाहे घटे या चाहे बढ़े, या बिजनेस शुरू नहीं भी करे, ये पैसा वापस लेके जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो भाई ये पैसा जब जाएगा वापस, तो ये क्या है, लायबिलिटीज है। ये क्या है, लायबिलिटीज है। बिजनेस के लिए कैपिटल भी एक तरह की क्या है, लायबिलिटीज है, इसलिए इसको लायबिलिटीज के कॉलम में शो किया गया है। क्योंकि बिजनेस एक अलग व्यक्ति है और बिजनेस मैन एक अलग व्यक्ति है, ये हम आगे चलेंगे जब नेचर ऑफ अकाउंट्स में पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ तक समझ में आया ना कि पूंजी ही इस व्यक्ति, ये मालिक है, इसकी जो कैपिटल है, तो बिजनेस के लिए क्या है भाई, लायबिलिटीज है। पूंजी व्यापार के लिए होती है दायित्व, ये ध्यान रखना। आया क्या समझ में। तो ये भाई ये जो समीकरण है किसको प्रदर्शित करता है, आर्थिक चिट्ठी को प्रदर्शित करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों लोगों, यहां तक काफी है। अब मैं एक अकाउंटिंग वर्कशॉप चला रहा हूं जिसमें मेरा उद्देश्य है आपके नॉलेज को कॉमर्स के फील्ड में बिल्ड करना। अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ। एक बंदा है पतलूलाल जो पैसे लेके आया, कुछ पैसे बाहर से लेके आया, खुद लेके आया, उसको लायबिलिटी सॉरी कैपिटल बोले हैं। बाहर से लेके आता है उसको दायित्व बोलते हैं। दोनों को जोड़ के हमने संपत्तियां बनाई और व्यापार शुरू कर दिया। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट, सी एल प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट, ये हमने सीखा। और एक इक्वेशन भी तैयार हो गई जिसके हमने 3-4 क्वेश्चन भी कर लिए, और हमने बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, वो भी हमने सीख लिया। ठीक है, अब देखो भाई हम करेंगे बिजनेस, क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस के हम जिस पार्ट में है वो है अकाउंटेंट। हम अपने अब अपने आप को सब मुनीम जी मानो, तो मुनीम जी मानोगे तो व्यापार के मुनीम जी मानो, ध्यान रखना किसके मुनीम जी मानना है अपने को, व्यापार के मुनीम जी मानना है। तो बिजनेसमैन व्यापार को पैसा देगा तो उसका भी हिसाब किताब हमको लिखना है। बिल्डिंग खरीदी उसका भी हिसाब किताब लिखना है, स्टॉक खरीदा उसका भी हिसाब किताब लिखना है, स्टॉक बिकेगा उसका भी हिसाब किताब लिखना है, खर्चे होंगे उसका भी हिसाब किताब लिखना है। तो सबके खाते खोलेंगे, तो खूब सारे खाते होंगे। तो भाई हमारे पास कौन कौन से खाते खोले जाएंगे, उन खातों का वर्गीकरण समझना बहुत जरूरी है। उन खातों का वर्गीकरण, खातों का वर्गीकरण मतलब खातों को प्रकृति के आधार पर बांटा जाएगा। आप किन किन के खाते खोलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ थोड़ा मैं ब्रीफ थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ये बंदा है बिजनेसमैन, ये कौन है, बिजनेस, सॉरी सा पूरा हो गया, छोटे 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 देना पड़ेगा क्योंकि चार थोड़ा बड़ा बनेगा। ये है आपका बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन, ये करेगा बिजनेस,
किसके साथ? दूसरे लोगों के साथ। ध्यान देना, किसके साथ करेगा भाई? दूसरे लोगों के साथ करेगा। ठीक है, किसका बिजनेस करेगा? वस्तुओं का। किसका बिजनेस करेगा? वस्तुओं का। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या लगेंगे? इसको करने के लिए खर्चे लगेंगे। क्या लगेंगे बेटा? खर्चे लगेंगे, मतलब व्यय लगेंगे या नहीं लगेंगे? व्यय, खूब सारे व्यय लगेंगे जो आपको पता है विधिवत सब। तो भाई अगर हम देखा जाए यहाँ पर, तो हमें सबसे पहले इसका भी खाता खोलना पड़ेगा। इसने कितनी पूंजी दी, किससे माल खरीदा है, किसको माल बेचा है, किसको कितने उधार देना है, वगैरह वगैरह सब कुछ व्यक्तियों के खाते खोलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हो गया, हमें व्यक्ति के खाते खोलने पड़ेंगे। किसे खाते खोलने पड़ेंगे? व्यक्ति के खाते खोलने पड़ेंगे। फिर हमको वस्तुओं के खाते खोलने पड़ेंगे। फिर हमको आय और व्यय खर्चों के खाते खोलने पड़ेंगे, इनके खाते खोलने पड़ेंगे। तो भाई आपको लग रहा है कि व्यक्तियों के खाते ओनली इतने ही व्यक्ति नहीं है, इसकी भी डिटेल है, इनकी भी सेग्रीगेशन है। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो नेचर ऑफ प्रकृति। जैसे कि मान लो मोहन का खाता खोला, तो मोहन कौन है भाई? एक व्यक्ति है ना। मशीन का खाता खोला, तो मशीन क्या है भाई? कि वस्तु है। ठीक है, खर्चे, वेतन दिया भाई, वेतन क्या है? खर्चा है। आय व्यय प्रकृति का खाता है। ये राम श्याम मोहन व्यक्तिगत प्रकृति के खाते हैं, इनकी प्रकृति है। जो मशीन है वो वस्तुगत प्रकृति का खाता है। तो ऐसा करके आपको खातों का वर्गीकरण सीखना है, खातों की प्रकृति का वर्गीकरण सीखना है। किस प्रकृति का खाता है? व्यक्ति का खाता है तो व्यक्तिगत प्रकृति का है, वस्तु का खाता है तो वस्तुगत प्रकृति का खाता है, और खर्चों का और व्यय का खाता है तो आय व्यय का प्रकृति का खाता है ना। अभी मैं आय व्यय नाम बता रहा हूँ, इसके खूब सारे नाम है, 3-4 नाम है। हम आगे थोड़ा इसको और डिटेल में लेते हैं। डिटेल में कैसे? मैं विजुअलाइज करके ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके कम टाइम में कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाए और धीरे धीरे इतना अच्छा बिल्डअप हो जाए। 10 क्लास बहुत शानदार से कर डाला मैंने। इतना अच्छा मटेरियल बनाया है जिससे आपके दिमाग में छप जाएगा, और ये मटेरियल मैं आपको दे दूंगा। आप उस पीपीटी को बार बार देखते रहना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, माना बेटा, देखो ये कौन है? खातों का वर्गीकरण वापस समझा रहा हूँ। ये है बिजनेसमैन। ये क्या करेगा? बिजनेस। ठीक है, परचेज करेगा। बिजनेस करने के लिए किस चीज को आप परचेज करेगा? ठीक है, परचेज कैश भी होता है। कैश परचेज रोकड़ में खरीदेगा, क्रेडिट परचेज उधार में खरीदेगा। क्रेडिट का मतलब बेटा उधार। ठीक है, अब उधार किससे खरीदेगा? मान लो इस पतलू लाल से, मोटू लाल से, सॉरी। मान लो इस बंदे से उधार खरीदा है, तो ये हमसे हमको पैसे देगा कि हमसे पैसे लेगा? सॉरी, हमसे पैसे लेगा। हमने इस बंदे से माल खरीदा है, वो भी उधार खरीदा है, और हमने ये बोला है कि भी हम आपको पैसा देंगे। तो ये हो गया लेनदार, क्रेडिटर। इसको क्या बोलेंगे भी? क्रेडिटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? लेनदार। ये हमारा लेनदार हो गया। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब हम किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं तो वो हमसे पैसे लेगा, लेनदार। लेने वाला लेनदार, क्रेडिटर्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको, क्रेडिटर्स। तो ये हो गया क्रेडिटर्स, इसको लेनदार बोलेंगे। इसके बाद में ये क्या करेगा भाई? माल तो खरीद लिया, किसी से रोकड़ खरीदा, किसी से उधार खरीदा, है ना। अब इसको करेगा सेल। सेल करेगा तो सेल भी दो तरीके से होगी, या तो कैश सेल होगी, या क्या होगी भाई? क्रेडिट सेल्स होगी। क्रेडिट का मतलब आपने समझ लिया, उधार। ठीक है, तो अब हमने किसी व्यक्ति को माल बेचा, उधार माल बेचा, ये सोचो। उधार बेचा तो वो हमें क्या होगा? पैसे देगा, देनदार। लेने वाला होता है लेनदार, देने वाला देनदार। अब देगा पैसे, देने वाला क्या होगा? देनदार। जो देनदार होगा वो हमारा होगा डेटर। उसको अपन क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डेटर। डेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? ये थोड़ा, सॉरी, ये हो गया देनदार। ठीक है, उधार माल बेचा। ये दो व्यक्ति आ गए हमारे पास, माल खरीदा, वस्तु आ गई, माल बेचा, वस्तु आ गई, व्यक्ति आ गए। यहां तक
अगर हम किसी के खाते खोलेंगे तो परचेज का खाता खोलेंगे, किसी किसी वस्तु को परचेज किया उसका खाता खोलेंगे, जिस वस्तु को सेल किया उस सेल का खाता खोलेंगे, इन व्यक्तियों का खाता खोलेंगे। तो इसका खाता खोलेंगे तो इसका खाता किस प्रकृति का होगा सर? व्यक्तिगत प्रकृति का होगा। इसका भी खाता किस प्रकृति का होगा? व्यक्तिगत प्रकृति का होगा। परचेज का खाता किस प्रकृति का होगा? वस्तुगत प्रकृति का होगा। सेल्स का खाता किस प्रकृति का होगा? वस्तु की प्रकृति का होगा, क्योंकि हमने वस्तु को खरीदा, वस्तु को बेचा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब खरीदेंगे और बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट और लॉस। यहाँ तक अपन पहुंचेंगे। तो इसके यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे क्या होंगे बेटा? एक्सपेंसेस होंगे। क्या होंगे? खूब सारे खर्चे भी होंगे। और खरीदने से लेकर बेचने तक, ध्यान से नोटिस करना, खरीदने से लेकर बेचने तक हमें कौन हेल्प करेगा? भाई एसेट हेल्प करेगी। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, मशीनरी, पैकिंग करने की वगैरह सब कुछ में कौन हेल्प करेगी? एसेट हेल्प करेगी। एसेट क्या होगी? सारी वस्तुएं। जितनी भी एसेट के खाते खुलेंगे ये सब वस्तुगत प्रकृति के होंगे, वस्तुगत प्रकृति के होंगे, है ना? ठीक है। तो एसेट में हमारे जैसे मान लो बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, ये हमारी एसेट हो गई। इससे हम बिजनेस कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कमाने तक हमें खर्चे भी करने पड़ेंगे, और इन सबको हैंडल करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? एसेट चाहिए, जो वस्तुओं के रूप में काम करेगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। तो इसके बाद अगर देखा जाए, ये हो गई आपके पास वस्तु है। मैं बात देखो कैश को लेकर आ रहा हूँ, ये भी कैश भी क्या आपकी वस्तु। कैश को कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, कैश हमारा, कैश को लेके कॉन्सेप्ट है एक छोटा सा, वो आगे आगे बताएंगे। ठीक है, ये देखो फर्नीचर, स्टॉक वगैरह, ये बिल्डिंग वगैरह, ये सब क्या है? एसेट है और वस्तु है। ठीक है भाई। अब देखो मैंने एक येलो लाइन खींच दी बीच में, सेग्रीगेशन समझना। ये अलग है, इधर आपको दिख रहे हैं व्यक्ति, इधर आपको दिख रही है वस्तु, इधर आपको दिख रहे हैं प्रॉफिट, लॉस और खर्चे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। तो इसके तीन पार्ट हो गए। हमारे व्यापार में व्यक्तियों के खाते खोले जाएंगे, हमारे व्यापार में वस्तुओं के खाते खोले जाएंगे, हमारे व्यापार में खर्चों के, हानियों के, प्रॉफिट के, लॉस के खाते खोले जाएंगे। तो भाई इनको वस्तु बोल सकते हैं, इनको क्या बोलेंगे? खर्चे, हानि वगैरह, इनको बोलते हैं नाम मात्र नेचर। क्या बोलते हैं बेटा? नाम मात्र प्रकृति। ये नाम मात्र प्रकृति नाम दे रखा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये वस्तु है, ये चीजें वस्तु है नहीं है, इसको बोलेंगे अवस्तुगत। क्या बोलेंगे? अवस्तुगत। ये बोल वस्तु हैं, इनको बोलेंगे वस्तु, वस्तुगत, या बोलेंगे वास्तविक। तो ये क्या हो जाएंगे? अवास्तविक। अब ऐसा क्यों इनके नाम को साथ साथ क्यों कोरिलेट कर रहा हूं मैं, जो थोड़ा आगे चल के बात समझ में आएगा। ये चीज समझ में आ गई? ओके। अब ये व्यक्ति, ये वस्तु, तो इन व्यक्तियों को अगर हम खाता खोलेंगे हमारे खाता बहियों में, तो व्यक्तिगत नेचर मानेंगे इनका। ये क्या है? व्यक्तिगत खाते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होगी? व्यक्तिगत प्रकृति होगी। प्रकृति का वर्गीकरण, तो एक व्यक्तिगत खाते की प्रकृति होगी। इनका क्या होगा? वस्तुगत खाते की प्रकृति होगी। वस्तु है तो वस्तुगत खाते की प्रकृति होगी। हिंदी की वोकेबुलरी के साथ साथ काम करना। वस्तुगत खाते, या इसको क्या बोलेंगे भाई? वास्तविक प्रकृति के खाते। वस्तुगत प्रकृति के खाते, या क्या बोलेंगे बेटा? वास्तविक प्रकृति के खाते। अच्छी बात है। चलो यहाँ पर आ जाइए। अभी मैंने बताया था खर्चे होंगे, इनकम होगी, प्रॉफिट होंगे, लॉस होंगे, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस, इनकम, ये जो भी होगी, इन सबको क्या बोलेंगे भाई? नाम मात्र प्रकृति, अवास्तविक प्रकृति, अवस्तुगत प्रकृति, आय व्यय के प्रकृति के, इन सब खाते। तो क्या बोलेंगे? नाम मात्र प्रकृति के खाते, अवस्तुगत प्रकृति के खाते, अवास्तविक प्रकृति के खाते, और आय व्यय के खाते, इनको अपन ये बोलेंगे। ठीक है। अब इसका ये मेरा बैकग्राउंड बनाया आपने भाई। आदमी माल खरीदेगा, उधार खरीदेगा तो व्यक्ति से जुड़ेगा, रोकड़ खरीदेगा कोई दिक्कत नहीं है, उधार बेचेगा तो किसी व्यक्ति से जुड़ेगा, उसका हिसाब किताब लिखना पड़ेगा, किसको माल बेचा है वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही संपत्तियां आएगी, वस्तुएं आएगी, कुछ नाम मात्र के खाते और खुलेंगे। अब इसको थोड़ा अपन चार्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये पहली प्रकृति हो गई व्यक्तिगत, ये हो गई आपकी दूसरी प्रकृति वस्तुगत, और तीसरी प्रकृति हो गई नाम मात्र। और देखो अगर क्रेडिटर है तो आपसे पैसे लेगा, आपसे पैसे लेगा, भविष्य में पैसे लेगा, इसका मतलब क्या है? ये आपका लायबिलिटीज है, मतलब दायित्व है, आपको पैसे चुकाने हैं। तो क्रेडिटर भी एक तरह का क्या है?
दायित्व है। क्रेडिटर किस फील्ड में जाएगा? दायित्व के फील्ड में जाएगा, दायित्व की प्रकृति है। डेटर हमें भविष्य में पैसा देगा, हमारा पैसा कहीं और पड़ा। मैंने कहा ना केस को लेके कॉन्सेप्ट है, वो आगे डिटेल में और बताएंगे हम आपको। हमारा केस कहीं और पड़ा है, तो डेटर के पास पड़ा है, तो हमारी संपत्ति वहाँ है। मान लो इसको हमने माल बेचा 10,000 रुपए का और अभी तक इसने पैसे दिए नहीं, तो हमारे 10,000 कहाँ पड़े हैं? वहाँ पड़े हैं। तो 10,000 संपत्ति है हमारी ये, तो इसको डेटर को अपन एसेट बोलते हैं। जिसको हमें पैसे देने हैं वो हमारा दायित्व है, जिससे हमें पैसे लेने हैं वो हमारी संपत्ति है। हमारी संपत्ति कहीं और पड़ी है, तो साथ साथ वोकेबुलरी बिल्ड हो रही है। डेटर जो होता है हमारी संपत्ति होती है, क्रेडिटर जो होता है हमारी दायित्व होती है ना। इसके बाद देखो बेटा, हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे कौन कौन सी संपत्ति होती है, कौन कौन से दायित्व होता है। धीरे धीरे हम वोकेबुलरी बिल्डअप कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा बीच में ये चीज बता दी आप लोगों को। अब अगर आप मन आगे चलें, खातों की प्रकृति का वर्गीकरण, तो अभी 1 घंटा पूरा हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप भी थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। अब मैं आगे आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, इसी को विस्तार से और आगे पढ़ाने वाले हैं हम, है ना। इसी की पीपीटी को हम और आगे पढ़ाने वाले हैं। ये आपको डिटेल बताने वाले हैं, खातों की प्रकृति वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों का भी भला होगा। लोग कहते हैं किसी का भला करो तो खुद का भला सबसे पहले होता है। तो भगवान की दया से थोड़ा लाइव, थोड़ा शेयर भी कीजिए, किसी और का भला हो। हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ी सी आप किसी और के लिए मेहनत कर दीजिए। हम इतनी मेहनत करके अगर आपको फ्री दे सकते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करके आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, ओके, बाय बाय, टाटा। ये रात का समय क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जय शुभ रात्रि। और मेरे ये चैनल पे आपको रात को 8 बजे डेली आपको एक वीडियो तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। मेरी कोशिश रहेगी 2 मिले, लेकिन एक वीडियो तो आपको 100% रात को 8 बजे डेली रहेगा ही रहेगा। ओके, बाय, टाटा।